प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेली एम्बुलेंस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य कैबिनेट मंत्री भी एम्स में मौजूद रहे। बता दें कि 20 सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। तो वहीं ऋषिकेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये हमारे लिए एक बड़ी सौगात है और मैं एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और ये आपातकालीन स्थितियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। तो पीएम मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसी के साथ ऋषिकेश वासियों को बड़ी सौगात दी। अब लोगों को समय पर इलाज मिलेगा और वहां के लोगों ने भी धन्यवाद प्रस्तावित किया। आपको बता दें, सीएम धामी ने यह भी कहा कि हमारे लिए एक बड़ी सौगात है और मैं एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और यह आपातकालीन स्थितियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। बहुत बड़ी सौगात देती है। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये हेली एम्बुलेंस सेवा जो हमको मिल रही है, इससे निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद। ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के शहरी निकायों में लगभग 6500 पर्यावरण मित्र कार्यरत हैं और अब इन सभी को जीवन बीमा के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी, जिससे उनकी सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के तहत चयनित सहायक प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अब तक हमने नकल माफिया से जुड़े 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है। हम राज्यों में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी लाए हैं। अब पेपर लीक के कोई मामले नहीं है। अब वास्तविक उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। अब तक 18,300 से अधिक लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। हम 10,000 से अधिक नियुक्तियां करेंगे। तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूं कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे। घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था और इस कारण से क्योंकि पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे और उसके कारण से बहुत बार वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो हक था वो मारा जाता था, उनके साथ खिलवाड़ होता था, उनके भविष्य के साथ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि धनतेरस आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी जी की पूजा का पर्व है। भगवान धन्वंतरी में हम सबको जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करे, इसकी उन्होंने कामना की। तो लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आपको पोस्ट भी दिखा रही हैं, पोस्ट कर
उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी धनतेरस की। इसी के साथ प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। तो लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट भी आपको दिखा रही हैं। तो वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला एवं पुरुष ओपन रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रदेश में अब 31 अक्टूबर के स्थान पर 29 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत आज देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है। सीएम धामी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के निर्माण के लिए योगदान दिया। आज हम उनकी जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम मना रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां चल रही हैं। 2025 ये प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए बेहद उत्साहजनक क्षण है। हम इस कार्यक्रम को पिछली बार से भी बेहतर तरीके से आयोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं, उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के केदारनाथ की तस्वीर बदल दी गई है। हमारी सरकार केदारनाथ धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हमने वहां जो काम किया, जो विकास किया, जो लोगों ने देखा, हमें यकीन है कि जनता आशा नौटियाल को वोट देकर जिताना चाहेगी। देखिए, मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और केदारनाथ क्षेत्र में चूंकि मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हमारे नौजवानों के नवाचार के लिए, वहाँ के केदार घाटी और केदार क्षेत्र के ब्रांड के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं और वहाँ पर चूंकि चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, वहाँ की जो विधायक थी स्वर्गीय शैला रानी जी, उनका देहांत हो गया आकस्मिक रूप से और उसके बाद वो सीट पर चुनाव की स्थिति आई है और अभी जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत ही सहज है, सरल हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। निश्चित रूप से उनके वहाँ से विधायक बनने के बाद जो काम शैला रानी जी ने शुरू किए थे, उन कामों को और गति मिलेगी और नवाचार होगा। सरकार का भी पूरा ध्यान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सबसे प्रिय क्षेत्र है क्योंकि उन्होंने स्वयं वहाँ पर आकर 2014 की आपदा के बाद रात्रि को ध्यान गुफा में उनका प्रवास हुआ था, रात्रि प्रवास हुआ था। तो वहीं अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक और केदारनाथ उपचुनाव प्रभारी मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी हताश निराश नजर आ रही है और बीजेपी के पाले से ये चुनाव खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां की जनता कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस को जीत दर्ज कराएगी। देखिए, जो केदारनाथ का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस जीतने की बिल्कुल। तो
तो वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा अंतिम दौर में है। ऐसे में चारों धामों में यात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। चारों धामों में अब तक 44,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बाबा केदारनाथ में है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाई है। वर्तमान में दोनों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख को पार कर चुकी है। गंगोत्री धाम में जहां 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में यह संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह कि दोनों धामों के कपाट बंद होने में एक सप्ताह का समय शेष है। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, जहां पर देखिए श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। भारी संख्या में लोग पहुंचे। चारधाम यात्रा में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। हालांकि अभी कपाट बंद होने में एक सप्ताह का समय है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, इस साल की बात की जाए तो इस साल एक नया रिकॉर्ड भी चारधाम को लेकर बनकर सामने आया है। तो श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। तो ये 4 तस्वीरें जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेकर राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी SL सेमवाल, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रावल धर्मानंद सेमवाल को मंदिर समिति का अध्यक्ष एवं सुरेश सेमवाल को एक बार पुनः सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने नई कार्यकारिणी को अपनी बधाई देकर सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये हरिद्वार का भला स्टेडियम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में तैयार हो जाएगा। अगले एक सप्ताह में इसके पूर्ण निर्माण के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 3 क्रिकेट पिच बनाई गई है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने आज इस स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि स्टेडियम सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। स्टेडियम की पिच के लिए हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से विशेष मिट्टी मंगाई गई है। अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को उचित मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। अब इस मैदान में दिन के साथ रात में भी मैचों का आयोजन संभव होगा, क्योंकि यहां दूधिया रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। तो वहीं दीपावली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी है, जिससे दीपावली से अगले एक सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हो गई हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो दीपावली से एक सप्ताह पहले और दीपावली के एक सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी जा सकेगी। बोर्ड और बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से एक हफ्ता पहले
और 1 हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है। जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित की गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी का और CLG मेंबरों की बैठक लेने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत थाना रिखनी खाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा CLG मेंबर और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली गई। इस प्रकार से जनपद के अन्य थाना अध्यक्षों द्वारा भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए वार्ता की गई। आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी से अपील भी की गई। दिवाली के त्यौहार हैं जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी। तो पीस कमेटी का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पीस कमेटी के बाद इस बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आगे बढ़ेंगे, जहां देश भर में दीपावली का 6 दिवसीय उत्सव आज से धनतेरस के पर्व के साथ शुरू हो गया है। धनतेरस के मौके पर सराफा और बर्तन की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। बाजारों में सजावट के लिए दिए, बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री जोरों पर है, जिससे पूरे बाजार में रौनक छाई हुई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके और त्योहार का माहौल सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले बिक्री में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि महंगाई और आर्थिक स्थिति के चलते ग्राहक पहले जैसी बड़ी खरीदारी नहीं कर रही। इसके बावजूद सजावट के सामान बेचने वाले दुकानदार इस बार काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके उत्पादों की मांग बढ़ी है। बाजार में खरीदारी करते ग्राहक भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। घरों की सजावट से लेकर पूजा सामग्री तक की खरीदारी करने वाले लोग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हैं। हल्का है और देखते हैं शाम को होते हुए कैसा रहेगा मार्केट। और पिछली बार से ज़्यादा हल्का है क्योंकि भैया अब क्या दिवाली जो आई है एंड में आई है। अभी क्या है, करवा चौथ गया है, सारी मतलब जो पैसे वैसे उधर सैलरी आती है 1-2 तारीख को, अब जो सैलरी इनको पहले दे देते हैं तो फिर काम चले थोड़ा सा। और अभी तो मार्केट जो पहले रौनक होती थी अभी इस बार मार्केट में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जैसे कि नई टाइप आई हुई है और इलेक्ट्रिक कैंडल्स आई हुई हैं, तोरण आई हुई है और फैंसी आइटम्स आए हुए हैं, तो उन सबको लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। 1 हफ्ते से लोग कस्टमर है मार्केट में, अच्छी खासी भीड़ चल रही है। आज धनतेरस का दिन है तो आज थोड़ा ज़्यादा रश रहेगा मार्केट। तो वहीं हरिद्वार जिले में स्थित नारसन ब्लॉक के ठसका गांव से डेंगू के अब तक 72 मामले सामने आ चुके हैं। इससे ठसका समेत आसपास के गांव में भी हड़कंप बचा हुआ है। जहां एक और डेंगू का सीजन अपने अंतिम दौर में है, तो वहीं जाते जाते सिस्टम के दावों की पोल खोल रहा है। गांव से 100 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र से 5 अक्टूबर को इकबालपुर स्थित हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि चौकीदार की हत्या की साजिश स्कूल के माली और बस ड्राइवर ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के अनुसार ड्राइवर चौकीदार की टोका टाकी से नाराज था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए स्कूल स्टाफ की गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन पर नजर रखी। इस दौरान पुलिस को बस चालक टिंकू पर शक हुआ। पूछताछ में टिंकू ने हत्या की साजिश की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त डंडा, बाइक और अन्य सामान भी बरामद किए हैं।
5 अक्टूबर के दिन ग्राम हरजोली झोजा जो हमारे झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल जो हेरिटेज ग्लोबल स्कूल है वहाँ पर कार्यरत एक व्यक्ति इकबाल जो वहाँ पर चौकीदारी का काम करता था, उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इस हत्या में डंडे का उपयोग किया गया था। इसमें जो प्रतिवादी हैं, जो हत्या करने वाले हैं, वो अज्ञात थे। तत्काल जो इकबाल है उसके पुत्र के द्वारा इसमें पंजीकृत कराया गया था। पुलिस तब से ही लगातार इस खुलासे को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। तो वहीं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कहर बनकर टूटी हैं। कहीं मौत का तांडव देखने को मिलता है तो कहीं भूस्खलन का, तो कहीं पानी का तांडव अपना कहर बरपाता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से न जाने कितनी बार उत्तराखंड चूर चूर हुआ है। सरकार आती जाती रही लेकिन कोई भी ठोस रणनीति नहीं बन पाई। लेकिन इस बार धामी सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर आपदाओं से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था, वहीं कहीं अंत तक सफल रहा। इस बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड में जनहानि के ग्राफ में कमी आई। अभी भी आपदाओं के नुकसान में भी भरपाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस पर नजर घुमाए राज्य मंत्री विनय रोहेला कुमाऊं के दौरे पर निकले, जहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन करना और कार्यकर्ताओं को इसमें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मैं कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि अनेक है। उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो और संपत्तियों का कम